मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा मेजर था। दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि कराची में वाक़ है, वहाँ से मैंने किया है। मेरा बैच मेरे ख़्याल से लास्ट था जिसने कि NAD से डिग्री हासिल की। उसके बाद से दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो ख़ुद से डिग्री इशू करता था। तो मैं अमंग दोस्त, इसलिए डिग्री होल्डर के पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं अपने आप को NADians, लेकिन ग्रेजुएशन हमने दाऊद कॉलेज से की है। इट वॉज़ अ लॉन्ग स्ट्रगल आप कह सकते हैं, क्योंकि तालीम हासिल करने के बाद जो है वो मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे प्रोफेशनल साइड पे जाना है। मैंने चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था, कोशिश ये थी कि जी मुझे रेलेवेंट जॉब मिल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त हमने पास आउट किया उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान से खैरबाद कह के मुल्क से वापस जा रही थी। सोनी था और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो रैप अप करके पाकिस्तान से वापस जा रहे थे। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। मैंने सोचा कि फिर भी ट्राई करना चाहिए। सो एक लोकल इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर का स्टार्ट किया, जो कि टेलीफोन एक्सचेंजेस बना देते, PABX जिसे कहते हैं। 3 साल का अरसा मेरे ख्याल से मैंने उनके साथ काम किया होगा। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि एक मोनोटोनस सा काम है और इसको मैं मज़ीद जारी नहीं रख सकूँगी। तो चूँकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, बड़ी डाइवर्सिफाइड किस्म की ये डिग्री होती है। तो आई थॉट टू चेंज माय फील्ड, और मैंने कोशिश की हाथ पाँव मारने की कि मैं जहाँ 3 साल लगा चुकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब मुझे IT साइड को एक्सप्लोर करना चाहिए। उसी दौरान चूँकि मेरी शादी हो गई तो वालिदैन की एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि जी आप अपना करियर को ब्रेक लगाइए, 6 महीने साल का ब्रेक लीजिए, फर्स्ट सेटल इन योर इन लॉज यू नो, एंड देन सी कि जी मैं आगे मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं, ताकि एक स्टेबिलिटी का फैक्टर आ सके। ऑल्दो मेरी उसमें मर्ज़ी शामिल नहीं थी, लेकिन बहरहाल वालिदैन की एक आप कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन थी, उसको फॉलो करते हुए मैंने 6 महीने घर पे बैठने के बाद कोशिश की कि अपने आप को एडजस्ट कर सकूं। लेकिन फिर वो एक इनर क्रेविंग होती है जिसने पुश किया कि नहीं जी, ये जो घर पे होना है वो साथ हो सकता है, इसको सिर्फ एज अ सोल ऑप्शन लेके ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आई वेंट बैक इनटू करियर, और वहाँ पे मैंने जो है वो जेरीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वॉज द ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैंने काम शुरू किया। तारिक निज़ामी की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बेसिकली मुझे वो ब्रेक थ्रू दिया जिसके बेसिस के ऊपर आज मैं IT इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोशंस मैं उनको कंसिडर करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। कैपेबिलिटी तो होती है इंसान में, बट अपॉर्चुनिटी मिलना बड़ी बात होती है। वहाँ से मैंने अपना IT करियर स्टार्ट किया, और आज मुझे 24-25 साल हो चुके हैं IT इंडस्ट्री के अंदर। थोड़ी बहुत इज़्ज़त कमाई है, अल्लाह का शुक्र है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और उसी के अंदर मैं समझती हूँ कि वो मेरी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। जहाँ मैंने जॉब की IT इंडस्ट्री के अंदर, और फिर मैंने अपना करियर थोड़ा सा आप कह सकते हैं शिफ्ट नहीं किया बल्कि डिवाइड किया, एक अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर थी कि जी मैं किसी भी तरीके से अपनी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है उसको फ़िलहाल नहीं छोड़ना चाहती, बिकॉज़ ऑब्वियसली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होता है एक स्ट्रगल है। एक जर्नी मैंने स्टार्ट की थी 2013 के अंदर, और उसका आगे का जो विज़न था वो मुझे क्लियर था, क्योंकि हम जिस लीडर को फॉलो करते हैं उसका एक क्लियर थॉट प्रोसेस था, उसको हमने फॉलो करना था, उसी के पीछे हमने ये सफ़र शुरू किया था। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए सोचा कि अपनी प्रोफेशनल साइड को मैं कंटिन्यू रखूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि मैंने जितना मुमकिन हो सकता है मैंने इंसाफ किया है अपने पॉलिटिकल करियर के साथ भी और प्रोफेशनल साइड से भी। तो दोनों चीज़ों को कोशिश कर रही हूँ कि साथ लेके चलूँ, आगे लोग बेहतर बता सकते हैं कि कितना इंसाफ किया मैंने। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लीडरशिप का जो कीड़ा था वो तो शुरू से था, स्कूल लाइफ से भी हर चीज़ के अंदर लीड करने का एक जुनून जो है वो रहता था। और लीडरशिप आई थिंक कुछ हद तक आप उसको ट्रेनिंग के थ्रू रिफ़ाइन कर सकते हैं, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके अंदर होते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं आज लीडर बन गई हूँ,
लेकिन सर्टनली पॉलिटिकल विजन लेके आगे बढ़ना, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम होता है, स्पेसिफिकली अगर आप रन ऑफ द मिल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते तो आपको आपकी अपनी एक आइडेंटिटी आप बिल्ड करने के को परसू करते तो वहाँ पर बहुत सारा क्राउड आपके साथ नहीं होता। आप अनपॉपुलर डिसीजंस अगर ले रहे हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर तो बहुत सारे जगहों पे आप अपने आप को तन्हा पाएंगे, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि वो बेसिकली इंग्रेडिएंट आपको सपोर्ट करता है कि नहीं जी मैं अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर हूँ, मेरा विजन क्लियर है, मुझे रास्ता आगे नज़र आ रहा है, मुश्किल ज़रूर है, लोग कम हैं आज, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी परसिस्टेंस हो के इसको फॉलो करूँगी तो आगे बढ़ जाऊँगी। तो ये इंग्रेडिएंट तो मेरे पास स्कूल में मुझे याद पड़ता है कि मैं स्कूल लाइफ के अंदर भी इसी पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ी, कॉलेज लाइफ के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ों के अंदर बढ़ बढ़ के मैंने आगे जो है वो लीड लेने की कोशिश की। फिर सर्टनली स्टेबिलिटी इन लाइफ कि मैंने प्रोफेशनल लाइफ को परसू करना था, करियर था, पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने आई थिंक बहुत ही एक रिदम वाली लाइफ, एक रूटीन वाली लाइफ गुजारी। लेकिन जब 2013 के अंदर इमरान खान साहब आए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं तो समझती हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों को जो प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा फोकस करते थे, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल सर जोड़ के, जैसे माँ बाप कहते हैं कि बस सर ना उठाना, सीधा नीचे देखो, पढ़ाई करो और अपना काम करो, उस जगह से हम जैसी एज ग्रुप को या हमसे भी यंगर लोगों को इमरान खान साहब ने एक अवेयरनेस, एक सेल्फ अवेयरनेस दी कि मेरा राइट क्या है, क्या मैं अपना राइट हासिल कर रही हूँ, मुझे मिल रहा है जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, क्या मैं गलत बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी आवाज़ अकेली आवाज़ क्यों ना हो, क्या मैं वो उसको बात करने के लिए तैयार हूँ, चाहे सामने से मुझे कितने ज़्यादा जो है वो नेगेटिव रिएक्शंस क्यों ना मिल रहे हो, क्या मैं अपनी बात को आगे तक लेके जाने के लिए रेडी हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि कलेक्टिवली फिर इस मुल्क के बारे में सोचना कि मैंने जो हासिल किया है उसका गिविंग बैक टाइम जो है वो जब आता है तो क्या मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए ही बैठी हूँ या मैं कंस्ट्रक्टिवली कोई कंट्रीब्यूट भी करना चाहती हूँ। आई थिंक 2013 के अंदर इमरान खान साहब की स्ट्रगल तो काफ़ी पहले की है, बट ऑब्वियसली 2013 के अंदर मुझे लगा कि आई एम रेडी फॉर दिस, आई एम फुली गेयर्ड अप कि मैं अब इसको अपने आप को उस रास्ते पे लेके जा सकती हूँ। तो मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी जो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, आई एम फॉर्चुनेट कि उनकी टीम, समर अली ख़ान की टीम, उनके साथ मिलके मुझे काम करने का जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिली। और मैंने राइट फ्रॉम फ्यू डेज़ बिफोर 2013 का जब इलेक्शन हो रहा था, उससे पहले मैंने पॉलिटिक्स के अंदर एक एज अ वर्कर जो है वो स्टेप रखा। और मुझे वहाँ से जब इलेक्शंस हो गए, रिज़ल्ट्स आ गए, उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं डिफरेंट आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसके अंदर बेसिकली डॉक्टर आरिफ अलवी MNA थे और समर अली ख़ान साहब MPA थे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप क्रिटिसाइज़ तो कर रही हैं, वही बात जो इमरान खान साहब वाली थी कि क्रिटिसिज्म से एक स्टेप बढ़ के आगे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा आप क्रिटिसाइज़ तो करती हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, why don't you just come and join our hands, and contribute in terms of correcting the situation। तो मैंने वो कहा कि ठीक है, मैं राज़ी हूँ, टाइम मेरे पास बहुत कम है क्योंकि मैं एक नौकरी कभी करती हूँ, वो मेरी फुल टाइम जॉब है, आप मुझे स्पेसिफिक्स बताइए, डिलीवरेबल्स आपको क्या चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू बेसिकली पुट माई 100% एफर्ट टू गेट दोज रिजल्ट्स। उन्होंने मुझे कहा एजुकेशन के अंदर आपको काम करना होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनको हमें बेसिकली एक एक ओवरसाइट का रोल हमें क्रिएट करना है, उसमें हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने। और मैंने वहाँ से ये पॉलिटिकल सफ़र स्टार्ट किया। तो इट्स कम्प्लीटली एजुकेशन एक्टिविज़म जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए ये बात सही है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए भी एक कोर, हर कुछ लोग होते हैं जो कि
एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में आते हैं। मेरे लिए एक गोल था कि मैंने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त भी और आज भी जिस सूबे में हम बैठे हुए उसमें एजुकेशन की डिटोरिएशन को देख रही थी। हमारे दौर से लेके आज का जो दौर है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिप हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी देख रहे हैं, लिटरेसी में भी देख रहे हैं, लर्निंग चैलेंजेस भी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यही मेरा पाथ होना चाहिए एंड देन आई टुक दैट राउट कि जी वहाँ से मैं काम स्टार्ट करूँ। और 2013, 2018 और आज आपके सामने हूँ। सो विमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर हम ये फ़ैसला करते हैं कि उस बच्ची का जो कि इस माशरे में है उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो राइट टू एजुकेशन देता है और वो राइट टू एजुकेशन जो है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर देता है। सो मेरे लिए तो विमेन एम्पावरमेंट जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अजीब सी बात लगेगी सबको, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज भी हमारे मुल्क में राइट टू एजुकेशन जो है वो बेसिकली बहुत बड़ी आबादी में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं अमंग देयर चिल्ड्रन कि जी उन्होंने किस बच्चे को स्कूल भेजना और किस बच्चे को स्कूल नहीं भेजना। रियासत की ज़िम्मेदारी भी है इसके अंदर कि वो आर्टिकल 25A को इंश्योर करे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, कि एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो जो 5 साल से 16 साल की उम्र तक फ्री है वो हर बच्चे का हक है और उसको मिलना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो। हमारे मुल्क में अभी भी ये बड़ा चैलेंज है और जिस सूबे में हम बैठे हुए हैं उसमें तो बहुत ही सिवियर चैलेंज है। इस तरीके से कि हम शायद अर्बन सिटीज़ को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें तो जो रूरल एरियाज़ हैं और जो रूरल एरियाज़ को से भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि अच्छा आप कह सकते हैं कि शहरी आबादी कहलाती है, उमरकोट रूरल एरिया नहीं कहलाता। थरपारकर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो रूरल एरिया में नहीं फॉल करते। इसी तरीके से सखर के बहुत सारे एरिया, खैरपुर, तो सिंध के जितने शहर हैं बेसिकली वो रूरल एरियाज़ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उन इलाकों में जाएं तो आज भी आपको सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चियों की तालीम नापैद नज़र आएगी। वहाँ पर स्कूल्स ही मौजूद नहीं है कि जहाँ पर आप उनको जो माँ बाप हैं वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सकें। या वहाँ पर अगर स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं तो जिस तरीके का निज़ाम हमने पिछले 15-20 सालों के अंदर सिंध हुकूमत की सूरत के अंदर सूबे में देखा है, उससे आहिस्ता आहिस्ता ये होता चला गया कि हमारा टीचर्स का जो यानी तालीमी प्रोसेस या डिलीवरी ऑफ एजुकेशन का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल वो फैब्रिक डिस्टॉर्ट हो गया। फ़ीमेल टीचर्स गायब हो गई और जहाँ जिस लोकेलिटी का उस्ताद हो, जहाँ पे स्कूल है उसी लोकल एनवायरनमेंट से ही बेसिकली टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए थे, वो सिस्टम बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया। उसकी वजह से हुआ ये कि जब इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं थे तो वो स्कूल बंद होने लगे और जब प्रायोरिटी आई तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा ठीक है, चूँकि हमारे माशरे में आज भी हम को एजुकेशन को छोटे लेवल पे भी एक्सेप्टेंस उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग स्कूल करना है, तो प्रायोरिटी आ जाती है बॉयज़ स्कूल की। इससे अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारी जो बच्चियां हैं वो बेसिकली तालीम से महरूम हो गई। तो आपके पास बहुत ही कम जो है फैक्टर रह जाता है ख़वातीन का, जो कि बड़े शहरों में जिसमें हैदराबाद कह लें या कराची कह लें, जिसमें एजुकेशन जो है वो अवेलेबल है बच्चियों के लिए। क्योंकि अगर मैं समझती हूँ कि अगर आपने उनको तालीम नहीं दी है, उनको आपने राइट टू एजुकेशन नहीं दिया है, तो सर्टेनली उनकी एम्पावरमेंट वहीं किल हो जाती है। क्योंकि देखें रूरल एरियाज़ के अंदर हमारे जो फार्मर लाइफ है या जो बेसिकली हमारे किसान हैं उसमें बहुत बड़ा फैक्टर या लेबर जो है वो ख़वातीन की भी है, वो काम करती हैं, लेकिन क्या वो एम्पावर्ड हैं, क्या वो अपना हक़ जानती हैं, क्या उनको ये पता है कि उनका राइट क्या है, चाहे वो फाइनेंशियल राइट्स हों या वो लिविंग राइट्स हों या एजुकेशन के राइट्स हों या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इसलिए सर्टेनली मैं समझती हूँ कि तालीम के बगैर वुमेन एम्पावरमेंट इज़ इर्रेलेवेंट कम्प्लीटली, इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू बी टेकन इनटू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो इसलिए फंडामेंटल चीज़ है, इसको फ़िक्स करने की ज़रूरत है।
जहाँ तक आप ओवरऑल शहरी आबादी की बात करें तो प्रोग्रेशन तो हमने देखी है, उसमें बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि अब डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में आपको नज़र आएंगी, डिफरेंट एरियाज़ में नज़र आएंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके लिए मज़ीद काम करने की शदीद ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि देखें, हेल्थ की अवेयरनेस हो गई, अपने बच्चों की तालीम का में कंट्रीब्यूशन हो गया, फैमिली की अपब्रिंगिंग हो गई, एंड देन फाइनेंशियल आप कह लें एक्सटेंडेड आर्म अपनी फैमिली के बनने के लिए बहुत ज़रूरत है कि उनके पास वो लिटरेसी हो या स्किल हो, बेसिक एजुकेशन हो और फिर स्किल हो। कोई ये नहीं कह रहा कि हर औरत को यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है, लेकिन सर्टनली ये तो ज़रूर हो कि वो अपने आप को एक एज अ इंडिपेंडेंट ह्यूमन जो है वो एड्रेस कर सकें। हमने बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी देखी हैं जो सिर्फ़ इसलिए जुल्म सहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो उस एम्बिट से बाहर आना चाहती हैं तो उनके पास कोई और अल्टरनेट चैनल नहीं है जहाँ पर वो बेसिकली अपने आप को अपना सर्वाइवल मुमकिन बना सकें। मैं आए दिन ऐसे केसेस डील करती हूँ जिसका एक्सपोजर होता है, जिसमें कि बच्ची जो है वो शादी कर दी जाती है जल्द छोटी उम्र में, उसके बाद माँ बाप जो है वो पूछते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी होती है। एक खाने वाला बंदा शिफ्ट कर देते हैं वो दूसरी फैमिली की तरफ, अपना बर्डन ऑफलोड कर देते हैं, उसके बाद मुड़ के नहीं देखते। और फिर वो बच्ची जो है वो मियाँ से भी पिटती है, वो ससुराल वालों से भी पिटती है और हर तरीके का जुल्म उसके ऊपर होता है। लेकिन आप उससे बोलें कि बेटा तुम्हें यहाँ से निकलना है, तो उसका जवाब ये होता है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी। और अगर बच्चे हों उसके साथ छोटे तो वो उसका जवाब ये होता है कि मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। सो आई थिंक इसलिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और सर्टनली हमारे पास सूबे में ऐसे इदारे भी मौजूद नहीं हैं बहुत सारे कि जो ऐसी ख़वातीन को एक शेल्टर प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो बेस लाइन है ना उसको ठीक करें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अगर हमने इसको एम्पावर ही करना है, हमने उनको इक्विप करना है, तो वहाँ से शुरू करें जो उनका फाउंडेशन स्टोन है जो कि तालीम है। उसके बगैर वुमेन एम्पावरमेंट is not a subject to be discussed in isolation. So काम और फैमिली ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही रिबेलियस चाइल्ड रही हूँ बचपन से। पढ़ाई करनी थी तो अपनी मर्ज़ी की करनी थी। वालिदैन ने बहुत कोशिश किया कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बट मुझे कोई शौक़ नहीं था। तो मैंने मेरे ख़्याल से मैट्रिक से नेगोशिएशन स्किल्स सीख ली थी कि मुझे किस तरीके से नेगोशिएट करना है और चीज़ों पे कन्विंस होना है। और ऑब्वियसली आज मैं वही चीज़ पे बैक पीरियड होता है तो वो अपने बच्चों की सूरत में भी फेस करती हूँ। लेकिन ये कि मैट्रिक में मैंने कहा कि जी मुझे प्री इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो कॉलेज में जाके वहाँ पे नेगोशिएट किया वालिदैन से। फिर जब प्री इंजीनियरिंग कर ली तो मैंने कहा कि नहीं जी मुझे तो प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है। सो मैं पर्सनली अपनी फैमिली के अंदर मेरे ख्याल से नहीं बल्कि यकीनन मैं पहला बच्चा होंगी उस पूरे ख़ानदान में अपनी कज़न्स एंड उसमें कि जिन्होंने पहली दफ़ा प्रोफेशनल कॉलेज के अंदर एक को एजुकेशन कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। और मेरे वालिद बहुत ही ऑब्वियसली मेरी जो वालिद की फैमिली है बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी। वो तमाम ख़वातीन जो हैं वो पूरा नकाब करती थी, तो उस माहौल के अंदर किसी बच्ची को इजाज़त मिलना बड़ा मुश्किल काम था। उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, लंबी बहस में नहीं जाते। रोना धोना, जो भूख हड़तालें और पढ़ाई छोड़ देना। तो मेरे माँ बाप को एक बात ये ज़रूर थी कि मैं पढ़ाई ना छोड़ूं। उन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो अल्टीमेटली उनको बेंड होना पड़ा और उन्होंने मुझे वो करने दिया जो मुझे करना था। वहाँ से करने के बाद देयर इज़ अ पेरेंट सपोर्ट। माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं की मर्ज़ी थी तो मैं ऑब्वियसली डिग्री कंप्लीट कर सकी अपनी।
उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ में गई तो फिर जंग लड़ी कि नहीं जी अब मुझे जॉब भी करनी है। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, हमारे ख़ानदान में आज तक किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। तो मैं कहा कि नहीं जी, मैं जैसे तालीम के मैदान में मैं पहली बन गई, इसमें भी मुझे पहला बनने दीजिए। बहुत जंगें हुई लेकिन आखिर में उन्होंने बात मान ली और मैं जॉब करने लगी। तो वहाँ पे भी उनकी सपोर्ट ही मैं कहूँगी कि उन्होंने अपना दिल बड़ा किया, बात मानी और मुझे जाने दिया। उसके बाद फिर ऑब्वियसली बहुत सारे मेरे ख़ानदान के अंदर जो बच्चियाँ हैं उनके लिए मेरे ख़्याल से दरवाज़े खुल गए। मेरी बहन, मेरी तायाज़ाद बहनों ने भी बेसिकली प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ा जाके। फिर यहाँ से जब शादी हुई तो फिर ऑब्वियसली एक और सपोर्ट सिस्टम आपको रिक्वायर्ड होता है अगर आप अपनी चीज़ों को जारी रखना चाहते हैं। उसमें मेरी खुशकिस्मती है एंड क्रेडिट ऑल गोज़ टू माय हस्बैंड कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। 6 महीने के बाद जब मुझे वालिदैन ने जॉब छुड़वा के शादी के बाद घर बिठवा दिया कि नहीं जी आप ससुराल के साथ एडजस्ट हों, ससुराल वाले फ़ैसला करेंगे कि जी मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं। So my husband took a stand and he said कि नहीं, she should go back to work because obviously I was not cut for just staying at home and do something in house। तो इसलिए उन्होंने allow किया। He facilitated me to get basically the first job of my IT career और मैंने जेरीज को ज्वाइन किया। फिर ऑब्वियसली जब बच्चे हुए तो उसमें भी आपको एक सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है और वो जब तक आपका सराउंडिंग के अंदर पूरा फैमिली सिस्टम आपको सपोर्ट ना कर रहा हो तो बड़ा मुश्किल है औरत के लिए। बिकॉज़ एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आदमी वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता जो औरत करती है। अगर आज भी मेरे हस्बैंड को 2 काम साथ करने पड़े तो उनके लिए बहुत टफ़ होगा। मैं ट्रैवल कर रही हूँगी तो वो बार बार मुझे फ़ोन करके एक एक चीज़ पे पूछेंगे कि अब ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ जाना है या बच्चे ने ये करना है। सो इट्स नॉट ईजी फॉर अ मैन एंड इट्स नेचुरल कि एक औरत ये कर लेती है। वो माँ भी बन जाती है उस टाइम पे, वो एक प्रोफेशनल भी हो जाती है, वो एक पॉलिटिशियन भी बन सकती है। तो आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम और उसका रीज़न ये कि मुझे एक वो सपोर्ट सिस्टम मिला हस्बैंड की सूरत में, वालिदैन की सूरत में। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं रोज़ सुबह मैं और मेरे हस्बैंड पहले हम अपने बच्चे को, बेटी को छोड़ते थे अपने वालदा के पास और फिर हम जॉब पे जाते थे, फिर शाम में वापस जाते थे उसको लेने के लिए। द कम्यूट वॉज वेरी हेक्टिक इन कराची। वी ऑल नो द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली 20 साल पहले भी ऐसा ही हालात थे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था ट्रैफिक का। बट ये कि मेरे माँ बाप ने उस वक्त बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई जब मेरी बेटी बिल्कुल 6 महीने की थी और वही उसको टेक केयर करती थी सारा दिन। My father got retired and he said that you do what you want to do and I will take care of your daughter. She should come the way she has been coming while my mother was alive. तो उन्होंने मतलब मैं समझती हूँ कि जो मेरे बच्चे आज जिस जगह पर हैं, जहाँ मैं हूँ, उसमें भी उनका बहुत बड़ा किरदार है। और जो मेरे बच्चे हैं ऑब्वियसली क्योंकि जो फाउंडेशन टाइम था उनका, वो फाउंडेशन ले की है मेरे वालिद ने और उन्होंने एक बेस सेट करके मुझे दिया जिसने मेरी ज़िंदगी जो है काफ़ी आसान कर दी। तो जो तरबियत का जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, बड़ों से किस तरह बात करनी है, खाना कैसे खाना है, अपने आप की हाइजीन लेवल को कैसे करना है। तो मैं तो सारा दिन जॉब पे होती थी, तो मेरे वालिद ने बहुत सपोर्ट किया है। एंड सर्टनली आपको वालिदैन की सपोर्ट, हस्बैंड की सपोर्ट और फिर आपके मेंटर्स अच्छे हों, तो ये अगर तीनों चीज़ें आपको मिल जाएं तो फिर लाइफ आसान है, आप फिर काम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो आई एम ग्लैड अल्लाह मियाँ ने रास्ते आसान किए, अच्छे लोगों का साथ दिया है, तो ज़िंदगी आसान हो गई है। वरना ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग इज़ नॉट एन ईज़ी। मैं बाज़ दफ़ा ऐसे भी टाइम आए हैं कि जिसमें मैं हार्डली 4 से 5 घंटे रात में सोती हूँ। ये मेरा रूटीन है। दिस इज़ हाउ आई हैव बीन वर्किंग एंड कैरिंग माई सेल्फ एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार थिंग्स आर गोइंग वेल। सो मेरा ज़िंदगी में मेरा काम आप कह सकते हैं मेरी हॉबी है, यही मेरा इंटरेस्ट है। मैं स्कूल के दौर में बहुत स्पोर्टी रही हूँ। मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता था।
थ्रो बॉल में मैं बहुत अच्छा रोल प्ले करती थी अपनी टीम के लिए, विनिंग शॉट्स मेरे पास होते थे। बट आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल स्टडीज़ तो स्पोर्ट्स को मैंने खैर बात कह दिया। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी क्योंकि जैसे कि बहुत ही एक कंजर्वेटिव माहौल से मेरा ताल्लुक़ था और हम 240 के बैच के अंदर कोई हार्डली 20-21 लड़कियां होते थे, तो कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी और मैं अपने आप को बहुत ही कॉशियस अप्रोच के साथ कंडक्ट करती थी। तो मेरे पास स्पोर्ट्स के लिए ना तो अपॉर्चुनिटीज़ थी उस वक्त और ना ही मेरे पास कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं अपनी हॉबीज़ को या इंटरेस्ट को एक्सरसाइज कर सकती। तो मैंने फोकस पूरा किया उस वक्त, उस पीरियड में तालीम के ऊपर। वहाँ से जब निकल के बाहर आई तो आई थिंक लाइफ में इतना कुछ चेंजेस आई कि फिर हॉबीज़ का टाइम नहीं रहा। और सर्टेनली मेरा अनवाइंडिंग टाइम जो होता है वो बहुत, ना मैं मूवीज़ की शौकीन हूँ ना मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी पसंद है। हाँ, मुझे अच्छे लोगों के साथ बैठना, जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ क्रिटिकल डिबेट्स करना अच्छा लगता है। ये मेरा अनवाइंडिंग तरीका है। इसी तरीके से मुझे शॉपिंग अच्छी लगती है, उसको मैं इंजॉय इसलिए करती हूँ कि उसमें आप एक यू जस्ट ऑन योर ओन एंड आप इंजॉय करते हैं उस विंडो शॉपिंग को, या वो टाइम आपका किल हो जाता है। आज भी कभी कभार ऐसा होता है जब मेंटली बहुत एक्सर्ट हो जाऊँ तो मैं कहती हूँ बस मैं जा रही हूँ, और कराची में हमारे पास मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक डॉलमेन मॉल है, उसमें घूम फिर के 1-2 घंटे गुजार के आई कैन कम बैक। सो हॉबीज़ मेरे पास सच कुछ है नहीं। मैं थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि बुक रीडिंग, वो भी मोबाइल के ऊपर। आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ पेपर बुक्स, में रीडिंग अच्छी इतनी नहीं है, लेकिन मैं क्विक रीडिंग वाला बंदा हूँ और मुझे अच्छा लगता है मैं मोबाइल के ऊपर जितना कंटेंट पढ़ सकूँ। सो हॉबीज़ मेरी यही है, मेरा काम मेरी हॉबी है, मुझे उसमें मज़ा आता है। मैंने कुछ स्कूल्स अडॉप्ट किए मैं। सो एक भी बच्चे के फेस पे मैं अगर किसी अच्छा काम करके स्माइल ले आऊँ तो दैट्स बेसिकली मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि मुझे वो थोड़ा टाइम, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूँ, पॉलिटिक्स भी कर रही हूँ, तो जो स्कूल्स मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं कराची के अंदर और एक थर पार्कर के अंदर, तो माई स्पेयर टाइम इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर देम। एंड मैं उसको फ्री टाइम नहीं कहती, बल्कि वो मेरे सैटरडेज़ होते हैं जिसको मैं कम्प्लीटली डेडिकेट करती हूँ। जैसे आज का दिन भी मेरा सुबह का पूरा टाइम उस स्कूल के अंदर स्पेंड किया हमने। उसमें हम एकेडमिक्स हो गए, इसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जो स्कूल की नीड्स होती हैं उसको फिर हम देखते हैं। 3 स्कूल्स हैं जिनको मैं भी एड्रेस कर रही हूँ। इसमें करीबन आप सबसे एक स्कूल के अंदर 700-800 बच्चा है। सो मेरे लिए वो मेरा इंटरेस्ट है। आई रियली वांट, जैसे मैंने कहा कि मेरा पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मकसद हर चीज़ के करने के पीछे कोई पर्पस होता है, तो पॉलिटिक्स के पीछे भी एक पर्पस है और वो पर्पस एजुकेशन है। इस मुल्क में बच्चे को तालीम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस मुल्क का हुलिया तब्दील करना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन देनी होगी, लिटरेसी देना होगा, ताकि ये मुल्क में जो बच्चे बड़े होंगे वो अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। तो इसलिए मेरा तमाम तर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ जो है वो एजुकेशन साइड के ऊपर है। मैं अडॉप्ट करती हूँ गवर्नमेंट के स्कूल्स को और फिर उनको हम कोशिश करते हैं कि अपलिफ्ट कर सकें। सो एक स्कूल में 700-800 बच्चा है, एक के अंदर 1000 बच्चा है, एक थरपारकर के अंदर, चूँकि जिस एरिया में मैं जाती हूँ वो करीबन 7-8 घंटे की ड्राइव है, वहाँ पे स्कूल्स बंद पड़े हुए थे। उधर मैंने एक अडॉप्ट करके स्कूल को रिवाइव करने की कोशिश की। उस पर 120-180 बच्चा फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स। बहुत ही रिमोट एरिया है, लेकिन कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर मैं बच्चों के साथ गुजार सकूं और उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो दैट्स माय इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। सो आई थिंक ये तो इस जनरेशन जो
आ रही है जिसको हम मल्टीपल नाम देते हैं, कभी जनरेशन एक्स, कभी जनरेशन वाई, कभी जनरेशन कुछ, बट सब यूथ ही हैं। ऑब्वियसली हमने तो अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजार लिए हैं। मेरी एक ही मैसेज है आने वाली जनरेशन जो कि मेन स्ट्रीम में आएगी, कि सबसे फंडामेंटल चीज़ ये है कि तालीम को डिग्री के लिए नहीं, तालीम के लिए की नज़र से अप्रोच करें। डिग्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी और डिग्री के बाद आपको करियर पाथ भी मिल जाएगा, बट ज़रूरत इस बात की है कि आपने पढ़ा हुआ हो, समझा हुआ हो, और ताकि अपनी ज़िंदगी के लिए आप बेहतर फ़ैसले कर सकें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऑब्वियसली जब भी आज भी मैं बड़े हों या छोटे हों, उनमें कुछ लोगों में जब हम बैठते हैं जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, तो उनसे एक स्टेटमेंट सुनने को आपने भी सुना होगा और मैं भी सुनती हूँ अक्सर बेशतर, कि जी पॉलिटिक्स की बात ना करें यार, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर हूँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स के यार मैं तो ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में कभी सोच भी नहीं सकता जाने का। तो पॉलिटिक्स गंदी नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। तो मेरी गुजारिश जो यंगर जनरेशन से है कि अगर आप पॉलिटिक्स को पीपल या सर्विंग टू पीपल कंसिडर करें और ये इस नीयत से उसको इस पर्सपेक्टिव से लें कि ये गंदा लोगों ने बनाया है इसको, तो अच्छे लोगों को आएंगे तो अच्छी पॉलिटिक्स भी होगी। हमने बहुत सारे ममालिक में, मलेशिया हो गया, मुस्लिम ममालिक की एग्जांपल्स उठाएं, तो वहाँ पे अच्छे लोग जब आते हैं पॉलिटिक्स में तो वो एक कंट्री का लैंडस्केप ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छा हो तो अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लेजिस्लेटिव हाउसेस के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो कि जिन्होंने कानून साजी करनी होती है लेकिन वो पढ़ना भी नहीं जानते। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक कलेक्टिव विजडम एक पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर हमें लेकर आने की ज़रूरत है। तो इसको अच्छा करने के लिए आगे आइए। पाकिस्तान को हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि पाकिस्तान में तो ये भी ख़राब है और वो भी ख़राब है और यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आस्क कि जी वो अच्छा एलिमेंट जो आपके अंदर है क्या वो पाकिस्तान में रिफ़्लेक्ट हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप भी तो पाकिस्तानी हैं। तो व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन टू गिव इट अ बेटर फेस। तो सर्टेनली क्रिटिसिज्म करने के लिए तो हम सब हाजिर हैं, बट क्या ठीक करने के लिए हमारे पास टाइम है कि हम अपनी ज़ात से बढ़ के उठ के खड़े होके बोलें कि जी मैं भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहता हूँ। हम सब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं जी कि जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, तालीमी मैदान में ये प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम है। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर हम सब बात करते हैं। स्ट्रीट पे बेगर्स हमें नज़र आते हैं, ख़वातीन नज़र आती हैं जिन्होंने डोज्ड ऑफ बच्चों को अपने कंधों पे डाला हुआ होता है। इसको रिपोर्ट करने का पूरा एक मैकेनिज़्म मौजूद है सूबे के अंदर 1121 हेल्पलाइन का। जब भी मैं किसी को बोलती हूँ और वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे बच्चा जो है वो एक औरत लिए हुए फिर रही थी, तो मैं उससे पहला सवाल ये करती हूँ कि आपने हेल्पलाइन के नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म किया? नहीं, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाल दी, इससे क्या होगा? इफ़ यू आर नॉट रेडी टू पुट योर टाइम एंड एफर्ट टू करेक्ट समथिंग, प्लीज़ डोंट ब्लेम पाकिस्तान। And it is important that if you want to play your role, you have to basically play your role not as a critique, but also how you want to basically put a positive effort to correct that situation. तो मेरी यूथ से इतनी सी गुजारिश है कि हर चीज़ एफ़र्ट मांगती है। क्रिटिसिज्म करना आसान है, थोड़ा सा एफ़र्ट डालिए, कोई एक एरिया पकड़ लीजिए ठीक करने के लिए। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ लोग ज्वाइन करते चले जाएंगे और चीज़ें बेहतर होते चले जाएंगी।